नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। मतलब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला किस टाइप से आता है और किस टाइप से जुड़े हुए जो प्रतिरोध होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं और कौन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पर मैंने मान लिया कि तीन प्रतिरोध हैं, माना R1, R2 और वह R3। जो तीन प्रतिरोध हैं, ये तीन प्रतिरोध चित्र अनुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं। चित्र अनुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं। चित्र अनुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में किस टाइप से जुड़ते हैं? देखो, समांतर क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास कोई परिपथ है, और उस परिपथ में इस टाइप से जुड़े हुए प्रतिरोध जो होते हैं, किस टाइप से बच्चों? इस टाइप से जुड़े हुए जो प्रतिरोध होते हैं वो सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बेसिकली समांतर क्रम का मतलब होता है, देखो, जैसा हमें इस बिंदु से इस बिंदु पर जाना है, यहाँ पर तो हमारे पास जाने का एक ही अगर रास्ता हो, मतलब कि जैसे हम इस बिंदु से इस बिंदु पर जाना है हमको, तो सिर्फ ओनली कितने एक ही रास्ता होना चाहिए, तो वो क्रम तो श्रेणी क्रम कहलाता है। वो क्रम कौन सा कहलाता है? श्रेणी क्रम। और अगर जाने के एक के अलावा बहुत सारे रास्ते हों, एक के अलावा कई रास्ते हों, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते हों, तो वो क्रम कौन सा कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने के एक रास्ता है या अनेक रास्ते हैं? बताओ, एक रास्ता है या अनेक रास्ते हैं? तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो अलग अलग रास्ते हैं, यानी कि हम यहाँ से ऊपर को जा सकते हैं, हम यहाँ से सीधे भी जा सकते हैं और हम यहाँ से नीचे को भी जा सकते हैं। तो देखो, समांतर क्रम का डेरिवेशन करने के लिए आपको एक बात का पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में धाराएं तो होती हैं अलग अलग, धाराएं होती हैं बच्चों अलग अलग, और जो विभवांतर होता है वो एक जैसा होता है। विभवांतर क्या होता है? एक जैसा, और धाराएं होती हैं अलग अलग। तो बेसिकली समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे हम इसमें V वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं, तो इसमें जो धारा है, धारा टोटल इसमें धारा कितनी बह रही है? I। अब वो धारा जो है, देखो, यहाँ इस बिंदु के बाद में यहाँ से एक क्या मतलब सेम ही जाएगी? सभी में सेम तो नहीं जाएगी। तो यहाँ ऊपर इसमें अलग जाएगी धारा, नीचे इस वाली बीच वाली लाइन में इसमें दूसरी धारा जाएगी और इसमें नीचे तीसरी धारा जाएगी। कहने का मतलब इसमें अलग धारा जाएगी I1, इसमें अलग धारा जाएगी I2 और इसमें अलग धारा जाएगी I3। क्लियर है सभी को? और इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है। ठीक है, अब हमें इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इस परिपथ में क्या निकालना है बच्चों? तुल्य प्रतिरोध। तो देखो, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो समांतर क्रम होता है उसमें वोल्टेज क्या होती है? बराबर होती है, वोल्टेज समान होती है, और जो धारा होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। और श्रेणी क्रम में इसका क्या होता है? उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध, अगर ये जो प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उसमें विभवांतर तो अलग अलग होता है और धारा क्या होती? एक जैसी। विभवांतर अलग अलग और धारा एक जैसी। लेकिन यहाँ पर ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो इसलिए इसमें जो है विभवांतर तो एक ही होगा और धाराएं क्या होगी? अलग अलग होगी। इतनी बात सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे करते हैं। अब देखो, ये I धारा ही तो तीन धाराओं में बट गई। I धारा ही, ये जो I धारा है ये तीन धाराओं में बट गई। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं हम। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। क्लियर है सभी को? देखो, ये जो धारा है, ये धारा ही तो, जो ये I धारा है, ये I1 यहाँ से I2 और यहाँ से I3, तीन शाखाओं में जा रही है ना, तो अलग अलग धारा जा रही है यहाँ से। अब यहाँ पर फिर जब जैसे ये धारा यहाँ से आएंगी तो यहाँ से आगे होकर जाएंगी तो ये फिर से I धारा बन जाएगी, मतलब सारी की सारी संयुक्त हो जाएंगी यहाँ पर। क्लियर है? तो सब संयुक्त हो जाएंगी तो फिर से I जाएगी। कहने का मतलब ये I ही इन तीन शाखाओं में बट गई है, विभाजित हो गई है। ठीक है, तो हम I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं।
क्योंकि ये आई धारा ही 3 शाखाओं में बट गई है। अब आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम। अब ये ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम होता है कि जो विभवांतर होता है वो उसमें किसी भी चालक में बहने वाली धारा की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और अगर यहाँ से ये हटाते हैं अनुक्रमानुपाती तो एक नियतांक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आई आर। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का जैसे ही हम चिन्ह हटाएंगे और बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा? अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसको आर बोलते हैं। और आर ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अगर हम यहाँ से धारा की वैल्यू निकाल लें, धारा आई बराबर, तो ये आर बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर। आई बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन में आर। क्लियर है? अब इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर धारा I1 लूँ तो I1 बराबर क्या आ जाएगा? विभवांतर तो बराबर है लेकिन प्रतिरोध अलग हो गया R1। ऐसे ही अगर मैं I2 की बात करूँ तो ये भी V अपॉन क्या हो जाएगा? R2। और ऐसे ही अगर मैं I3 की बात करूँ तो ये हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब ये I1, I2, I3 इनकी वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, या समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से लिख दो या समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, तो I लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो I, और I किसके बराबर है? V अपॉन आर के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? V अपॉन आर बराबर I1, तो I1 की वैल्यू हो V अपॉन R1 प्लस यहाँ पर I2 लिखा हुआ है तो I2 की वैल्यू हो V अपॉन R2 और प्लस के V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन निकाल देंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे? V कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R बराबर, V कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन R1 और प्लस के 1 अपॉन R2 और प्लस के 1 अपॉन R3। तो V से V कैंसिल हो गया एक बार, तो ये आ गया 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 और प्लस के 1 अपॉन R2 और प्लस के 1 अपॉन R3। ठीक है, यही समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है, तुल्य प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस ही फॉर्मूले पर बेस हम क्या करते हैं? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगर आप श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर, अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए यही फॉर्मूला हो जाता है। देखो R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला भी ड्राइव कर कर दिखाऊं, मैं मतलब इस फॉर्मूले के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस फॉर्मूले पर भी आपके लिए एक आसान सी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आइए अब इस फॉर्मूले के बेस पर और इस फॉर्मूले जिसमें इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हुआ है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है, वो एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके थ्रू हम समझते हैं कि इन दोनों फॉर्मूलों को हम क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम इन फॉर्मूलों का कोई महत्व नहीं। ठीक है, वैसे ये वाला फॉर्मूला जो है ड्राइव करने के लिए कई बार आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से करें, समांतर क्रम वाला। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा कि निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और ये हमें एक चित्र दे रखा है और इस चित्र में बिंदु ए ये है और बिंदु सी यहाँ पर है। तो बिंदु ए और बिंदु सी के बीच में जितने भी ये प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, तो इन सभी से मिलकर जो भी तुल्य प्रतिरोध बनेगा उस तुल्य प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना है, यही पूछा उसने। ठीक है, तो देखो ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालने से पहले बी और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और अभी जो हमने डेरिवेशन करा है उसमें हमने देखा है कि जो इस टाइप से प्रतिरोध जुड़ते हैं वो कौन से क्रम में जुड़ते हैं? श्रेणी के, वो समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जुड़ते हैं बच्चों? समांतर क्रम में जुड़ते हैं। तो ये प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ रहे होंगे? समांतर में। तो इनका नाम दे देते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। इसका नाम R4 है और ये हो गया R5। समझ में आ गई बात? अब देखो पहले हम लिखेंगे, चूंकि R1, R2 व R3 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसीलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब देखो तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 और प्लस के 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3।
अब देखो यहाँ पर जो ये हमें चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में ये तुल्य पूरे पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध नहीं है। ये जो हो ये बी से सी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध है, तो इसलिए इसको हम आर बी सी के नाम से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आर बी सी के नाम के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू रखकर, ये आ जाएगा हमारे पास 1/r(bc) बराबर 1/r1 की वैल्यू 2 प्लस 1/r2 की वैल्यू 6 और प्लस 1/r3 की वैल्यू 6। इसको सॉल्व करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे तीनों का, तो लैसे कितना आ जाएगा इनका? तीनों का 6 आ जाएगा। 2 के पाठे में 6 3 बार आता है, तो 3 की इससे गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे 3 और प्लस इन दोनों में तो 6 है ही, तो यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3 और 1 4 और 1 5 और बटे में 6, यानी यानी हमारे पास आ गया देखो 1/r(bc) बराबर 5/6। अब देखो यहाँ 1 में लिखा हुआ है, तो इसका व्युत्क्रम करके लिखेंगे तो r(bc) बराबर इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे तो 6/5 ओम आ गया हमारे पास। भाग कर देंगे इसको हम, तो 5 से 6 को भाग करेंगे, 5 × 5 पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा देंगे, 5 दूनी 10 1.2 ओम आ गया इसका r(bc)। यानी जो ये हमारा बी और सी दिए हुए हैं बिंदु, तो इसका ये तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ गया कितना? 1.2 ओम। कितना आ गया? 1.2 ओम। ठीक है, अब हमें तो क्या करना, हमें तो पूरे परिपथ का यानी कि ए और सी के बीच का निकालना, ए से सी के बीच का निकालना है। अब जो इसका चित्र बनेगा, अब इसका जो चित्र बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए, इसीलिए बना रहा हूँ। अब मैं इसका चित्र जो बनेगा वो अब इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये बिंदु सी है यहाँ पर, ये बिंदु बी है यहाँ पर और ये बिंदु ए है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर R5 दिया हुआ है कितना? 2 ओम। R4 कितना? 3.5 ओम। R5 की वैल्यू कितनी दी है? 2 ओम और R4 की वैल्यू दी है 3.5 ओम। 3.5 ओम। और यहाँ पर RBC कितना आया है सॉल्व करने के बाद? 1.2 ओम। कहने का मतलब जो ये 3 प्रतिरोध यहाँ पर जुड़े हुए थे, इनका तुल्य निकाल दिया हमने, तो वो तुल्य यहाँ पर एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए से सी के पास, मतलब हमको बिंदु ए से चलकर सी पर जाना है, या ऐसे मान के चलो कि यहाँ से हमें धारा प्रवाहित करनी है और बिंदु सी तक भेजनी है। तो क्या और कोई भी रास्ता है इस रास्ते के अलावा? यहाँ पर क्या कहीं और को भी धारा जा सकती है? नहीं जाएगी, सभी इन्हीं से ही होकर जाएगी, क्योंकि एक ही लाइन है हमारे पास, और एक ही लाइन के प्रतिरोध जो कहलाते हैं वो श्रेणी क्रम के प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि ये कौन सा क्रम हो गया? R4 R5 और RBC कौन से क्रम में हो गई? अब ये श्रेणी क्रम में हो गई। और श्रेणी क्रम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, चूँकि RBC, R4 व R5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसीलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध होगा। अब ये वो प्रतिरोध होगा जो उसने हमसे पूछा, तो ये हो जाएगा R बराबर R1 + के R2 + के R3। अब यहाँ पर R1 की जगह पर क्या है? RBC, तो यहाँ पर RBC लेंगे। R2 की जगह पर क्या है? R4, तो यहाँ पर R4 लेंगे। और R3 की जगह पर यहाँ पर क्या है? R5, तो यहाँ पर R3 की जगह पर क्या लेंगे? R5 लेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो R बराबर आ जाएगा, RBC की वैल्यू हो 1.2 ओम। तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो मात्रक नहीं लिखते, तो 1.2। ठीक, R4 की वैल्यू है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 और प्लस R5 की वैल्यू है 2। तो सिंपली अब इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर 0.5 और 0.2 कितना आ जाएगा? 0.7 और 2 और 3 5 और 1 कितना आ गया? 6.7 ओम ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि श्रेणी क्रम के इस फॉर्मूले इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के ऊपर भी अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप कोई और क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहते हो, इससे साइंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।